सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण कक्षा 8वीं इसमें हम अपना पाठ 1 करेंगे, जिसमें भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है तथा अपने सुख दुख और अपने विचारों को अपने सगे संबंधियों के बीच बांटता है। पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोलियों द्वारा कुछ कहने का संकेत करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि मनुष्य समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी है, समूह में ग्रुप में रहता है, अपने सुख दुख का आदान प्रदान करता है। इसी तरह से पशु पक्षी भी अपनी बोलियों द्वारा आपस में बात करते हैं, संकेत करते हैं। सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं तथा उनके विचारों को समझ सकते हैं, भाषा कहलाता है। अब सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिससे हम अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के निम्नलिखित 2 मान्य रूप हैं। अब भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। जैसे कि आप जानते ही हैं, मौखिक भाषा होती है जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं मौखिक रूप से, बिना लिखे। लिखित भाषा होती है जिसमें हम कुछ लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं। लिखने वाली भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है और जिसमें बिना लिखे हम आपस में बातें करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। आगे बताया गया है भाषा और बोलियां। अब एक तो होती है भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, और एक होती है बोली। बोली होती है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे दोआबा के क्षेत्र में दोआबी बोली जाती है, माझा क्षेत्र में माझी बोली जाती है। इसके लिए छोटा सा एरिया, उतना ही जो क्षेत्र है वहाँ तक सीमित होती है। भाषा और बोली में अंतर। अब हम देखते हैं कि आखिर भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। अब देखिए, भाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत मीन बहुत बड़ा, विशाल होता है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली केवल बोली जाती है। मेन इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ बोली जाती है, ये जो है साहित्य में, व्याकरण में कहीं प्रयोग नहीं होती। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह उपभाषा कहलाती है, वह भाषा नहीं कहलाती, उसकी उपभाषा कहलाती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। आपस में हम बातें कर सकते हैं, आदान प्रदान अपने विचारों का कर सकते हैं, लेकिन जो लिखा पढ़ी का सरकारी काम होता है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोली का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे आ जाइए, लिपि। अब बेटा, लिपि होती है चिन्ह, जिन चिन्हों के द्वारा हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लीपना अथवा चित्रित करना। लिपि किसी भी भाषा के लिखित रूप का आधार होती है। हम अपने मौखिक या लिखित विचार जिन चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। मौखिक विचारों को लिख कर प्रकट करने के लिए
निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब बेटा लिपि जो होती है वो हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे ये जो इस लिपि में जब हम लिखते हैं, हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि जो है वो केवल हिंदी की लिपि नहीं है। ये आगे देखिए, देवनागरी लिपि संस्कृत, हिंदी, मैथिली, मराठी, नेपाली, बोडो, संथाली, कोंकणी, कश्मीरी, इन सब भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। आगे है पंजाबी की लिपि, गुरमुखी लिपि है। बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली है। उड़िया की लिपि ओडिया है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी की लिपि फ़ारसी है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, इन भाषाओं की लिपि को रोमन कहा जाता है। इस तरह आज इस वीडियो में यहाँ तक करते हैं हम, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। इन्हें बेटा ध्यान से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।